मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिनके अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम्स हैं और अभी उत्तराखंड डीएलएड का एग्ज़ाम है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंदर हम किन संस्कृतियों को रखते हैं? कांस्य, लौह, पाषाण या फिर ताम्र। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हम जो संस्कृतियां रखते हैं वो होती हैं सारी की सारी पाषाणकालीन। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो मानव सभ्यता के जो विकास की सबसे पहली अवस्था थी वो आपने बतानी है। तो पशुचारण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था या फिर औद्योगिक अवस्था। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो मानव सभ्यता थी सबसे पहले उसके विकास को क्या चीज़ दर्शाती है? तो वो दर्शाती है उसका शिकार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो जो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार थे वो सारे के सारे पत्थर से बने होते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम जो पालतू बनाया था वो बनाया था कुत्ते को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। तो जो मानव ने आग का प्रयोग था सबसे पहले नवपाषाण काल में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था। जो मानव ने कृषि कार्य किया था वो नवपाषाण युग से आरंभ किया था। ठीक है, तो जो आग का प्रयोग है वो भी कहाँ से हुआ था? नवपाषाण काल से, और कृषि कार्य का जो प्रारंभ है वो भी नवपाषाण काल से होता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो मानव द्वारा जो सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। तो मानव ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया था? तो ये किया था जौ का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो चावल की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? वो मिला है कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। तो हड़प्पा की जो खुदाई है वो सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हुई थी 1911 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मृतकों का टीला हम किसको कहते हैं? तो मृतकों का टीला हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, और उसकी मोहनजोदड़ो के टीले की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी वो की थी राखल दास बनर्जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था मोहनजोदड़ो से ही हुआ था, यानी कि मृतकों के टीले से ही, मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट बताया कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपने बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही है। लोथल सतलुज नदी के तट पर है, ये नहीं है, यानी कि ये रोंग हो जाएगा, और जो रोंग है यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदीबाड़ा का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है लोथल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कांस्य
नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है हमारे मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? जो प्राचीनतम सिक्के थे उनको हम क्या कहते थे? तो उनको कहते थे हम आहत सिक्के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किस राजा का है? तो वो हो जाएगा हमारा खारवेल शासक का, यानी कि जो खारवेल के शासक थे उनका संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है। नेक्स्ट, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है वो किस राजा का है? तो वो हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है वो किसने किया था? तो वो किया था हमारा यवन शासकों ने। जो यवन शासक थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जो गर्तावास के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हमें बुर्ज होम, यानी कि कश्मीर से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट आता है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जो जुते हुए खेत हैं उनके साक्ष्य मिले हैं हमें कालीबंगा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो जो आर्य आए थे वो सबसे पहले भारत में आकर कहाँ पर रुके थे, ये आपने बताना। ये है सप्त सिंधु प्रदेश में। तो भारत में आकर सबसे पहले कहाँ पर रुके थे? सप्त सिंधु प्रदेश में रुके थे। नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वेदिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो था इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो वो थी सरस्वती नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो पूजा करते थे प्रकृति की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है। नेक्स्ट होता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो मिलता है हमें ऋग्वेद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा थी संस्कृत भाषा थी। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो जो प्राचीनतम वेद है वो हो जाएगा हमारा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो गद्य एवं पद दोनों में जो रचना की गई है वो की गई है यजुर्वेद की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो विनिमय के माध्यम में जो प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था गाय का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेदिक काल की जो सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी वो थी सभा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपने बताना है कि ये जो नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं और कुछ आधुनिक नाम दिए गए हैं कि तो आपने ये बताना है कि कौन सी नदी का प्राचीन नाम यह नहीं है। तो वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट विपाशा का ब्यास है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुषुणी का राबुई है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभा का सुवास्तु नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो देखिए ऋग्वेदिक काल का जो देवता था वो तो था हमारा इंद्र। ठीक है, और यहाँ पर आप पूछा है कि उत्तर वैदिक काल का, तो उत्तर वैदिक काल का जो सबसे प्राचीन देवता था वो था प्रजापति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे उन्होंने किस धातु की खोज की थी? तो वो की थी लोहा की। ठीक हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है
वो हमारा लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है। तो किस वेद में है संगीत विद्या का वर्णन, तो जो संगीत विद्या का वर्णन है वो मिलता है हमें सामवेद में, ठीक है, यानी कि सामवेद को संगीत विद्या का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या 4 है, ठीक है। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है, तो जो भारतीय पुराण हैं उनकी संख्या आपने बतानी है, तो ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए 18, यानी कि भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है 18 है। नेक्स्ट आता है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो धर्मशास्त्र किसको कहा जाता है, तो स्मृति को हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है विद्या बल का संबंध किस वैदिक साहित्य से है। तो जो विद्या बल का संबंध है वो हो जाएगा हमारा उपनिषद से, ठीक है। तो उपनिषद का संबंध ब्रह्मा विद्या से है, या ब्रह्मा विद्या का संबंध उपनिषद वैदिक साहित्य से है। नेक्स्ट आता है कि न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं वो हम किसको मानते हैं, तो वो मानते हैं ऋषि गौतम को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं पतंजलि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो है महावीर स्वामी जी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर पूछा जाता कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जो ऋषभदेव हैं ये क्या है जैन धर्म के सिर्फ संस्थापक हैं। अगर सिर्फ संस्थापक आता वास्तविक नहीं आता तब हमारा वो लगता ऋषभदेव आंसर, ठीक है। अगर वास्तविक पूछा तब हम कहेंगे महावीर स्वामी। नेक्स्ट कि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था। तो महावीर स्वामी ने जो 5वां व्रत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो आपने बताने हैं। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हो जाएगा हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी कि ये सभी के सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अभी हम फास्ट मोड में चलेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं और टाइम बहुत कम है, इसीलिए हम जस्ट एक रिवीजन के तौर पर ये सारी की सारी वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, रिवीजन करना है, अपना टेस्ट लगाना है कि आप कितनों के आंसर दे सकते हैं और उससे आपको पता चलेगा कि आपको और कितना पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट होता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सियादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो जो सियादवाद है वो किस दर्शन का मूल आधार है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म का। तो जैन धर्म का जो दर्शन, जैन धर्म का जो आधार है वो क्या है, सियादवाद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो जो प्रथम जैन संगीति है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जबकि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही हमने क्वेश्चंस लिए हैं, सिलेक्टेड हैं सारे के सारे। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो ये दिए थे प्राकृतिक भाषा में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था हमारा लुम्बिनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने जब गृह छोड़ा था तो उसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये हुई थी बोध गया उत्तर प्रदेश में। तो जो बोध गया है उरुग्वेला में है, बोध गया उरुग्वेला निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट आता है कि हमारा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा हमारा बुद्ध,
बुद्ध भी है, धम्म भी है, संघ भी है, यानी कि ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने उपदेश दिए थे वो दिए थे पाली भाषा में। आपने पीछे देखा था कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे, और महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी जो थे उनको निर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी पावापुरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है वो किया गया था पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है वो राजगृह में किया गया था। तो देखिए यहाँ से आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया प्रथम जैन संगीति और यहाँ पर पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीति। तो आपने बस इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो जो प्रथम जैन संगीति है वो हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी और प्रथम बौद्ध संगीति हमारी राजगृह में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है कहाँ पर, पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो कुंडलवन में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो वो की गई थी कनिष्क के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आपने कितने दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट आता है कि गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं। तो इन्होंने बताए हैं 4 सत्य बताए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किस में मिलता है। तो जो गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां हैं उनका जो वर्णन है वो मिलता है हमें जातक कथा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। जो 16 महाजनपद है जिनको हम आगे पढ़ेंगे, इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो ये मिलती है हमें अंगुत्तर निकाय से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपने बताना है। कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो महाजनपद है उनकी राजधानी बतानी है। यहाँ पर अभी जो हमने 16 महाजनपद थे जिनका वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया था, तो यहीं से उनकी राजधानी बताने की गंधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, बिल्कुल सही है। अंग की राजधानी चंपा थी, बिल्कुल सही है। मगध की राजधानी ग्रीवर्ष थी, ये बिल्कुल सही है। क्या मगध की कौशल की राजधानी मथुरा थी, ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। तो हर्यक वंश के किस शासक को हम कुड़िक कहते हैं। तो जो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, उसको हम कुणिक भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना थी वो की थी उद्यन ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी। तो वैवाहिक संबंधों के आधार पर किसने स्थिरता प्राप्त की थी। तो वो किसने की थी, बिंबिसार ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो अवंती को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था। तो वो मिलाया था शिशुनाग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। तो जो कालाशोक था उसकी राजधानी कहाँ थी, वो हो जाएगी वैशाली में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वक्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। तो क्षत्रियों का नाश करने वाला किसको कहा गया है। तो यह कहा गया है महापद्मानंद को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो मगध का शासक था वो था घनानंद था। ठीक है, धननंद लिखा हुआ तो घनानंद था ये। सिकंदर कहाँ का शासक था। तो आप सभी को पता होगा मकदूनिया का शासक कौन था, सिकंदर था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर और पोरस की सेनाओं के जो बीच युद्ध हुआ था उसको हम कहते हैं बितिस्ता या फिर झेलम का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेंड्रोकोकस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोकस के रूप में किसने पहचान की है। जो सेंड्रोकोकस हमें पहले जानकारी मिली थी तो उसकी पहचान किस राजा के रूप में की गई थी।
चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की गई थी। तो पहले आपने ध्यान रखना है कि सेंड्रोकोकस हम किस राजा को कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं हम। और ये जो जानकारी है ये किसने दी थी, तो ये जो जानकारी दी थी हमें दी थी विलियम जोन्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोकस की जो पहचान है वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। बहुत फेमस क्वेश्चन हैं कि इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे चाणक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो ये की थी घनानंद के। जो घनानंद शासक था उसको पराजित करके नंद वंश को समाप्त कर दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था। तो जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में रहता था ये आपने बताना है। तो ये रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। तो कौटिल्य की जो रचना है जो कि विश्व में प्रसिद्ध है वो है अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य की रचना किसने की थी, अर्थशास्त्र ने। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी, अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा हमारा मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की रचना का नाम क्या है, इंडिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो असत्य कथन है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं असत्य के बारे में। तो देखिए पहला क्या है इसमें कि कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, बिल्कुल सही है। जो कौटिल्य का दूसरा नाम था वो क्या था, विष्णुगुप्त और चाणक्य था, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए थे, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई नहीं, बाकी तो सारे के सारे सही हैं, बस यही नहीं है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है। तो यूनानियों ने अमित्रोचेट्स किसको कहा है, तो ये कहा है बिंदुसार को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो जो अशोक था मौर्य शासक था, तो इसने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, तो ये किया था 221 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जो अशोक के शिलालेख हैं उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। तो अशोक के किस शिलालेख में अशोक ने जो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी उसमें उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है हमारे 13वें शिलालेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है। तो इसमें पूछा गया कि अशोक के किस लघु शिलालेख में अशोक का जो नाम है बुध शाक्य एवं अशोक मिलता है, ये आपने बताना है। तो ये मिलता है हमें ऑप्शन नंबर बी मास्की में। तो जो मास्की का लघु शिलालेख है इसमें अशोक का नाम बुध शाक्य एवं अशोक मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारा अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरामेइक में प्राप्त होता है। तो अशोक का जो कौन सा अभिलेख है जो दो भाषाओं में मिलता है, जो कि ग्रीक और अरामेइक में मिलता है, तो ये मिलता है हमें सरेकुना। तो जो सरेकुना अभिलेख है अशोक का ये दो भाषाओं में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो जो सांची का स्तूप था उसका निर्माण कराया था अशोक ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था। तो जो मेगास्थनीज था उसने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। तो किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन आपने बताना है यहाँ पर। असत्य, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाँ भेजा था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी बिल्कुल सही है। अशोक के धम्म की परिभाषा
राहुलोबाद सुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बस यही सारे के सारे सही थे, तो यही हमारा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मौर्य काल में विशिष्टि किसे कहा जाता था। तो जो मौर्य काल में हम विशिष्टि कहते थे वो कहते थे निःशुल्क श्रम को। तो जब निःशुल्क श्रम करवाया जाता था उसको हम विशिष्टि कहते थे। नेक्स्ट है कि किस निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। तो अश्वमेघ यज्ञ किसने कराया था, तो ये कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे। तो जो पतंजलि थे योग दर्शन के प्रतिपादक थे, ये किसके समकालीन थे, तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो जो शुंग वंश का संस्थापक था वो हो जाएगा हमारा पुष्यमित्र शुंग। तो जो पुष्यमित्र शुंग था वो बौद्ध शुंग वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि शुंग वंश का संस्थापक, ये तो पुष्यमित्र शुंग हो चुका है, ठीक है। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है। जो भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख है वो मिलता है हमें सबसे पहले सातवाहन वंश का, ठीक है। तो कि सातवाहन वंश से सबसे पहले उल्लेख हमें ये मिलता है कि इन्होंने भूमि को दान करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि शीशे के सिक्के किस किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे। तो शीशे के जो सिक्के थे वो सबसे पहले किसने चलाए थे, वो सबसे पहले चलाए थे सातवाहन वंश ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे। तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, वो चलाए थे इंडो ग्रीक। तो जो इंडो ग्रीक शासक थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट आता है कि किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। तो सेंट थॉमस किसके समय पर भारत आया था, तो यह था गोंडोफर्नीज के समय पर। तो गोंडोफर्नीज के समय पर सेंट जो ईसाई धर्म प्रचारक था सेंट थॉमस, ये भारत आया था। नेक्स्ट आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो था श्रीगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। तो कविराज किसको कहा जाता है, तो कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन हम किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो जो श्रीलंका के शासक थे मेघवर्मन, उन्होंने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो वो जो शासक थे वो हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त से उन्होंने अनुमति मांगी थी। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट आता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उन्होंने किसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो वो किए थे शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। जब उन्होंने शकों को पराजित किया था तब से उन्होंने क्या किया था, चांदी के सिक्के जारी कर दिए थे। नेक्स्ट आता है कि गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। तो जो नवरत्न थे वो किस शासक के दरबार में थे, वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है वो आपने बताना है। तो देखिए पहला क्या है इसमें, पहला मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो यस बिल्कुल सही है, यानी कि जो मेहरौली का स्तंभ लेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। नेक्स्ट आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी तो सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो जो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के थे उनको दीनार कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो जो मंदिर निर्माण की कला थी उसका सर्वप्रथम जो जन्म है किस काल से माना जाता है, तो वो गुप्त काल से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो गुप्त स्थापत्य
का जो सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट नमूना है वो हमको देखने को मिलता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है उसमें गुप्त स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे। तो जो सर्वाधिक सोने के सिक्के थे वो गुप्त काल में ही चलाए गए थे। हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो क्या थी, कन्नौज थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना हरिशेन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था। तो जो एक देखिए ये जो क्वेश्चन है कई तरह से पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के विजय अभियान को किस शासक ने रोक दिया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो था वो किसी से भी नहीं हारा था। लास्ट में उसको किसने हराया था, तो उसको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता था। तो जो कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध था उसको किसने जीता था, वो जीता था प्रतिहार वंश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर था उसका निर्माण सबसे पहले करवाया था कृष्ण प्रथम ने कराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी DLED का जो पिछली बार में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि स्थानीय सुशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी। स्थानीय सुशासन जो थी वो किसके प्रशासन की विशेषता थी, तो वो थी चोलों की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल माना जाता है। साहित्य और कला का स्वर्ण काल किसके युग को माना जाता है, तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि राजतरंगिणी के रचयिता हैं। तो जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, तो वो हैं कल्हण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन मिलता है। तो कल्हण ने जो राजतरंगिणी की रचना की थी इसमें किस राजा के इतिहास का वर्णन मिलता है ये आपने बताना है। तो इसमें मिलता है कश्मीर के जितने भी राजा हुए थे उनके इतिहास का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर था उसका निर्माण राज प्रथम ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इस बार का जो DLED का एग्ज़ाम है उसमें ये पूछने की संभावना 90% है इस क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो भारत का सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था हमारे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब जो क्वेश्चन हैं वो मध्यकालीन इतिहास के स्टार्ट हो चुके हैं। बस इस वीडियो में सिर्फ हमने प्राचीन इतिहास को ही कवर करना था, तो जो मध्यकालीन इतिहास है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और अगर आपको ये हमारी सीरीज़ अच्छी लगती है तो इसी तरीके से हम आपके एग्ज़ाम से पहले ही जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके GS के, इसी तरह से उनके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले आएंगे और उनका रिवीजन आपको करा देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।